जब कोई ट्रेन लवर प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है और दूर से एक ट्रेन को अपनी तरफ आते देखता है, तो उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। दिल से बस यही निकलता है, ओ माय गॉड! क्या नजारा है। एक खूबसूरत लोकोमोटिव तेज रफ्तार से लंबी ट्रेन को खींचता हुआ आता है। और अगर पूरी ट्रेन एयर कंडीशन्ड हो, एलएचबी कोचेस के साथ, तो दृश्य और भी शानदार लगने लगता है। लेकिन अक्सर इसी शानदार ट्रेन के आखिरी में एक शोर मचाने वाला डीजल जनरेटर कोच जुड़ा हुआ दिख जाता है। अब अगर आप लंबे समय से ट्रेनें देखते आए हैं या फिर 90 के दशक में पैदा हुए हैं, तो आपको याद होगा कि पहले जो आईसीएफ कोचेस चलती थीं, वही पुराने नीले रंग वाले, उनके पीछे ऐसा कोई जनरेटर वैन नहीं लगता था। फिर भी ट्रेन में लाइट और पंखे आराम से चलते थे। तो सवाल उठता है कि आज की आधुनिक एलएचबी ट्रेनों में अलग से डीजल जनरेटर क्यों चाहिए, जबकि पुरानी आईसीएफ ट्रेनें बिना इसके भी चल जाती थीं? और क्या भविष्य में रेलवे इन जनरेटर वैन को हटाने वाली है? चलिए, इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। संगीत। सबसे पहले समझते हैं कि पुरानी आईसीएफ कोचेस की बिजली की जरूरत कितनी होती थी और वो बिजली मिलती कहां से थी। आईसीएफ कोचेस में पैसेंजर साइड पर मुख्य रूप से दो चीजें ही बिजली खाती थीं, पंखे और लाइट्स। लाइट्स का उपयोग भी ज्यादातर रात में होता था, दिन में तो लगभग ना के बराबर। इसीलिए इनकी पावर जरूरत बहुत कम थी। इन कोचेस में एक खास व्यवस्था होती थी। कुछ एक्सेल्स पर अल्टरनेटर लगाया जाता था। जैसे कार में अल्टरनेटर बैटरी चार्ज करता है, वैसे ही ट्रेन के चलने पर यह अल्टरनेटर घूमकर बिजली बनाता था। यही बिजली सीधे पंखों और लाइट्स में इस्तेमाल होती थी। कई मामलों में यह बिजली बैटरी बैंक को भी चार्ज करती थी, जो कोच के नीचे लगे होते थे। जब ट्रेन खड़ी रहती और अल्टरनेटर काम नहीं करता, तब यही बैटरियां बिजली सप्लाई कर देती थीं। यानी ट्रेन चलते चलते खुद ही अपनी बिजली पैदा कर लेती थी। लेकिन साल 2000 के बाद जब एलएचबी कोचेस आना शुरू हुए, तब हालात बदल गए। नई एलएचबी कोचेस में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है। कई कोचेस एक साथ जुड़े रहते हैं और उनकी ऐसी एयर डक्ट लाइन भी आपस में कनेक्ट होती है। तापमान नियंत्रण और लगातार कूलिंग की वजह से बिजली की मांग अचानक बहुत बढ़ गई। इसके अलावा पेंट्री कार में ओवन और किचन उपकरण, बायो टॉयलेट, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, डिस्प्ले सिस्टम, इन सब ने बिजली की जरूरत को पहले से कहीं ज्यादा कर दिया। अब इतनी ज्यादा पावर जरूरत को सिर्फ अल्टरनेटर और बैटरी से पूरा करना संभव नहीं था। इसीलिए एलएचबी ट्रेनों के आखिर में डीजल जनरेटर कार लगाए गए, जिन्हें एंड ऑन जनरेशन यानी ईओजी सिस्टम कहा जाता है। इससे राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों को पूरी तरह एयर कंडीशन शोड बनाना आसान हो गया। हालांकि इससे रेलवे को कुछ नुकसान भी झेलने पड़े। एक जनरेटर कोच हर घंटे लगभग 120 से 150 लीटर डीजल खा जाता है। इसके साथ ईंधन खर्च, मेंटेनेंस, धुआं और शोर सब बढ़ जाते हैं। ट्रेन का वजन भी बढ़ता है और एक पूरी बोगी सिर्फ जनरेटर के लिए चली जाती है, जहां यात्री बैठ सकते थे। इसी वजह से रेलवे ने सोचा कि क्यों ना ऊपर की ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन से ही ट्रेन के कोचेस को बिजली दी जाए। यही विचार बना हेड ऑन जनरेशन यानी चॉग सिस्टम का। पहले यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि रेलवे नेटवर्क पूरी तरह इलेक्ट्रिफाइड नहीं था। कई रूट्स पर बिजली की लाइन होती थी, कई पर नहीं। अगर इलेक्ट्रिक सेक्शन खत्म होते ही डीजल इंजन लगाना पड़े, तो कोचेस की बिजली भी चली जाती। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। आज भारत का 90% से ज्यादा रेल नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। नए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जैसे WAP-7 सीधे ओवरहेड वायर से बिजली लेते हैं, उसे जरूरी वोल्टेज में बदलते हैं और पूरी ट्रेन में सप्लाई कर देते हैं। अब उसी बिजली से कोच के पंखे, लाइट, एसी और बाकी सारी सुविधाएं चलती हैं। यानी डीजल जनरेटर की जरूरत धीरे धीरे खत्म हो रही है। इससे एक और बड़ा फायदा हुआ। पहले पावर लिमिटेड होने की वजह से कई सुविधाएं देना मुश्किल था, जैसे हर सीट पर बेहतर चार्जिंग, ज्यादा डिस्प्ले या उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। लेकिन एचओ जाने के बाद ये रुकावट खत्म हो गई। आज वंदे भारत जैसी ट्रेनों में भरपूर बिजली उपलब्ध है और हर सीट तक पावर पहुंचाना अब बड़ी बात नहीं रही। आर्थिक फायदा भी कम नहीं है।
रेलवे हर साल करीब 700 से 800 करोड़ रुपए सिर्फ जनरेटर कोच के डीजल पर खर्च करता था, जो अब बच रहा है। शोर और प्रदूषण भी घटे हैं। जनरेटर कार की जगह अब अतिरिक्त यात्री कोच लगाए जा सकते हैं। मेंटेनेंस लागत कम हुई और ट्रेनें ज्यादा पर्यावरण अनुकूल बन गईं। अगर वर्तमान स्थिति देखें, तो भारत में लगभग 700 ट्रेनें एचओजी सिस्टम पर शिफ्ट हो चुकी हैं। इनमें वंदे भारत, तेजस और अमृत भारत जैसी नई ट्रेनें शामिल हैं। पुरानी एलएचबी ट्रेनों में अभी भी कई जगह ईओजी सिस्टम चल रहा है, लेकिन ओवरहॉलिंग के दौरान उन्हें भी धीरे धीरे एचओजी के लिए तैयार किया जा रहा है। नए बन रहे अधिकतर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पहले से एचओजी रेडी हैं, यानी जैसे जैसे कोच तैयार होंगे वे उन्हें बिजली दे सकेंगे। हालांकि कुछ चुनौतियां अभी बाकी हैं। पूरी तरह इलेक्ट्रिफिकेशन अभी भी हर रूट पर नहीं हुआ है। कुछ सेक्शनों में आज भी डीजल इंजन चलाना पड़ता है। ऐसे रूट्स पर एचओग सिस्टम लागू करना मुश्किल हो जाता है। पुराने लोकोमोटिव जैसे वाप 4 भी सीधे हॉग सपोर्ट नहीं करते और उन्हें अपग्रेड करने में लागत आती है। साथ ही एचओजी कोचेस, जनरेटर डिपेंडेंट कोचेस और पुराने बैटरी सिस्टम वाले कोचेस को एक साथ मिलाकर चलाना आसान नहीं होता। रेलवे को इनकी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बनाए रखनी पड़ती है, जिससे शेड्यूलिंग में दिक्कत हो सकती है। फिर भी यह बदलाव रेलवे को आधुनिक और कुशल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ज्यादातर ट्रेनों के पीछे डीजल जनरेटर वैन नहीं होगी। ऊपर की 25,000 वोल्ट एसी ओवरहेड लाइन से ही पूरी ट्रेन को बिजली मिलेगी और कोच की हर सुविधा उसी से चलेगी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।